हेलो फ्रेंड्स। आज जो है हम लोग डेरिवेटिव्स के बारे में बात करेंगे। डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, बेसिक्स। तो पहला टॉपिक अगर हम लोग समझते हैं कि बेसिक्स ऑफ डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव क्या होता है? डेरिवेटिव जो होता है वो एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट होता है, यानी जो भी आपका प्रोडक्ट का दाम है वो आपको पूरा प्रोडक्ट का दाम नहीं चुकाना होगा, बल्कि एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आप वो प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हैं एक सर्टेन टाइम के लिए। तो जो भी वो अंडरलाइन एसेट होगा उसका प्योर दाम जो होगा वो उस कॉन्ट्रैक्ट से पता नहीं चलेगा, क्योंकि आप कॉन्ट्रैक्ट को सिर्फ एक निश्चित टाइम के लिए परचेज़ कर रहे हैं और वो भी उसके पूरे दाम पर परचेज़ नहीं कर रहे। तो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे परचेज़ कर सकते हैं? शुरू में जो था 12th सेंचुरी में वो उतना इफ़ेक्टिव नहीं था। मतलब आप हर चीज़ों में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे परचेज़ नहीं कर सकते थे, लेकिन धीरे धीरे करके वो मॉडिफाई होता गया और आप अब हर एक चीज़ों को कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे परचेज़ कर सकते हैं, और अगर उससे कुछ प्रॉफिट होता है तो आप उससे प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। तो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और बहुत ही कम दाम में ही उसको परचेज़ करके उससे प्रॉफिट कर सकते हैं? मेटल्स की चीज़ें हैं कुछ, जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, एल्यूमिनियम हो गए, कॉपर हो गए, जिंक हो गए, लेड हो गए। ये सब मेटल्स की चीज़ें हैं जिनको कमोडिटीज़ भी एक तरीके से बोल सकते हैं। तो उनमें आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे चीज़ों को ले सकते हैं कुछ टाइम के लिए, एंड देन अगर वो प्रॉफिट होता है, आपके प्राइस से थोड़ा ऊपर जाता है, तो आप उससे प्रॉफिट करके निकल सकते हैं। लेकिन इसका एक डीमेरिट भी होता है कि जिस प्राइस पे आपने उसको परचेज़ किया है और अगर उस प्राइस से वो नीचे चला जाता है तो आपका वहाँ पे लॉस होगा। एनर्जी सोर्सेज भी काफ़ी होते हैं, जैसे ऑयल हो गया, कोल हो गए, इलेक्ट्रिसिटी हो गया। बहुत सारी चीज़ें जिसमें डेरिवेटिव में आप कर सकते हैं। अब क्या हो सकता है, स्टॉक्स प्राइसेस में भी वैसा कुछ होता है। तो जैसे एग्री कमोडिटीज़ भी कुछ कुछ हुए, जैसे मेटल्स में मैंने बोला कि वो एक तरीका कमोडिटी है, लेकिन कुछ एग्री कमोडिटीज़ भी होते हैं, जैसे राइस हो गया, वीट हो गए, शुगर हो गया, कॉफ़ी हो गया। इन चीज़ों में भी आप फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स को या फिर ऑप्शंस के कॉन्ट्रैक्ट्स को खरीद सकते हैं, परचेज़ कर सकते हैं। लेकिन अभी वो डिजिटली नहीं देखा जाता उतना, लेकिन पहले वो फिज़िकली रूप में होते थे। अभी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो ज़्यादातर होती है, तो वो फाइनेंशियल एसेट्स ज़्यादा होती है, जैसे कि शेयर्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए, फॉरेन एक्सचेंज में जो भी चीज़ें, करेंसीज हो गई। तो उन चीज़ों में आप फ्यूचर्स और ऑप्शंस में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, और उसमें लिक्विडिटी भी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो ये थी बेसिक्स, डेरिवेटिव्स की बेसिक्स थी। अब आप डेरिवेटिव की हिस्ट्री को जानेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक डेरिवेटिव की हिस्ट्री को जानते हैं कि ये जन्म कैसे लिया, यानी कि डेरिवेटिव जो है वो कब से स्टार्ट हुई और वो किस तरीके से आगे बढ़ रही थी और उसका डेवलपमेंट कितने अच्छे तरीके से हुए हैं और अभी क्या सिनेरियोज हो सकते हैं। पहले बात करते हैं कि 12th सेंचुरीज़ में यूरोपियन ट्रेड जो है उसमें फर्स्ट चीज़ें हुई थी डेरिवेटिव में। तो उसमें क्या होता था कि एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे साइन किया जाता था कि मेरा प्रोडक्ट जो है वो उतने ही पैसे पे बेचा जाएगा फ्यूचर्स में भी। तो वो क्या होती थी कि अगर दाम पहले घटा हुआ है और अगर दाम बढ़ते थे तो वहाँ पे जो ट्रेडर्स होते थे, जैसे 10 रुपया का अगर चीज़ है वो 15 रुपया हुआ फ्यूचर्स में, तो वो क्या करते थे, जो भी सामान है जो बेच रहे हैं उनसे वो लोग साइन करवा लेते थे कि फ्यूचर्स में भी आप 10 रुपया में ही वो चीज़ बेच रहे हैं। तो अगर वो 10 रुपया में बेच रहे हैं और दाम जो है वो 15 रुपया चला गया, तो ट्रेडर्स को वहाँ पे प्रॉफिट आएगी 5 रुपया आएगा। तो वो क्या होती थी, वो फिजिकली रूप में होती थी 12th सेंचुरी में। 13th सेंचुरी में भी उसी तरीके से हुए थे। तो अब क्या होता था, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस बहुत सारे कमोडिटीज़ को लेके किया जाने लगा, और फॉरेन में भी वैसा कुछ होता था। फिर जाके 1634 एंड 1637 में क्या हुआ था, एक ट्यूलिप मेनिया का वो बूम हुआ था।
उसमें क्या हुआ था कि ट्यूलिप बल्ब जो होते थे उसे लोगों ने ख़रीदना स्टार्ट किया था और ज़्यादा दाम पर वो लोग बेच देते थे। फिर दूसरा वो ख़रीदता था और फिर उसको वो ज़्यादा दाम पे बेच देते थे। तो यही उन लोगों का होप होता था कि वो लोग ज़्यादा दाम पर बेच सकते हैं। लेकिन एक टाइम तो ऐसा आता है कि अब वो ज़्यादा दाम का नहीं रह जाता और वो अगर 100 रुपया का सामान है और अगर वो 50 रुपया हो जाता है तो एक बहुत बड़ा लॉस का आपकी संभावना हो सकती है। तो वही हुआ था 1634 टू 1637 में ट्यूलिप बूम हुआ था। स्टॉक मार्केट में भी कभी कभी ऐसा होता है कि प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि वो लोग ज़्यादा दाम पर प्राइसेस को ख़रीद लेते हैं और एक टाइम ऐसा आता है कि मार्केट फिर से अपने वैल्यूएशन पर आती है और तब वैल्यूएशन गिरने पे लोगों को, इन्वेस्टर्स को लॉस हो जाते हैं। तो जो इन्वेस्टर्स जानते हैं कि कब किसी चीज़ को परचेज़ करनी चाहिए, कब बेचनी चाहिए, तब वो लोग उससे प्रॉफिट अच्छे तरीके से गेन कर सकते हैं। 17th सेंचुरी में भी ऐसा कुछ हुआ था। राइस के रीजन में जो चावल होते हैं उनके मीडियम में 1848 में भी हुआ था बहुत सारे कमोडिटीज़ में, जो कि हुआ था शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड में। 1865 में भी हुआ था। तो 1865 में ये सबसे फर्स्ट हुआ था। जो CBOT थे उन्होंने क्या किया था, वो एक्सचेंज ट्रेड को वहाँ पे जनरेट किया था। यानी पहले तो वो फिज़िकली होता था कि आपका ये कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ, ज़्यादा दाम हुआ, वहाँ पे उन लोगों ने बेच दिया, प्रॉफिट जनरेट किया। लेकिन अब क्या हुआ कि एक तरीका का एक्सचेंज यानी कि एक संस्था टाइप का वो बना हुआ था, जिससे कि कोई बीच वाला चीज़ ना हो, यानी वो जल्दी से ही बाई हो जाए, जल्दी से ही सेल हो जाए और लोगों को सुविधा हो। तो उसमें फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स आए थे। तो बेसिकली फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में मैं बता देना चाहता हूँ। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में आप कॉन्ट्रैक्ट तो साइन करते हैं, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट का जो लास्ट डेट होता है उसमें क्या होता है कि आपको वो पूरा पैसा चुकाना होता है। तो अगर 10 रुपया का सामान है, आपने कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ले लिया कि आप फ्यूचर्स में उसको बेचेंगे, ठीक है, और वो उतने टाइम के इंटरवल पर 15 रुपया हो गया और तब आप अगर बेचते हैं तो आपको वहाँ पे प्रॉफिट जनरेट होगा। तो फ्यूचर्स का वो होता है। लेकिन अगर वही चीज़ आप ऑप्शंस में देखेंगे तो ऑप्शंस में क्या होता है कि आपको वो प्रोडक्ट का प्राइस नहीं चुकाना पड़ता, बल्कि आपको वो कॉन्ट्रैक्ट मिलती है कुछ टाइम के लिए, और अगर कॉन्ट्रैक्ट में कुछ प्रॉफिट हुआ तो वो कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पर आपको वो प्रॉफिट मिलेगा। यानी कि आपको वो पूरा सामान का दाम नहीं चुकाना पड़ेगा। तो बेसिकली आपका वो ऑनरशिप नहीं रहता उस सामान के लिए, सिर्फ आप कॉन्ट्रैक्ट को बाई कर रहे हैं और सेल कर रहे हैं। ऑप्शंस में ही होता है। फ्यूचर्स में आप पूरा सामान का दायित्व लेते हैं, लेकिन ऑप्शंस में आप सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट को खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं। आगे आते हैं। इसी तरीके से ऑप्शंस और फ्यूचर्स के डिमांड बढ़ते गए, एक्सचेंज स्टार्ट होते गए। 1973 में हुआ, फिर आगे बढ़ के 1975 में हुआ, 1977 में हुआ। इसी तरीके से 1983 जो अभी बेस प्रोडक्ट है, जिसमें ऑप्शंस और फ्यूचर्स एकदम रेगुलेट हो गए थे एक एक्सचेंज ट्रेड में। तो वो क्या हुआ था कि S&P 500 और S&P 100 में आप उस समय क्या कर सकते थे, ऑप्शंस में ट्रेड कर सकते थे। और वो क्या होता था, अब वो क्या हो गया था कि स्टॉक्स में और इंडिसेस में आप फ्यूचर्स और ऑप्शंस कर सकते थे। यानी कि अभी जो सिनेरियोज होते हैं कि वो आप फिज़िकली नहीं करते, बल्कि डिजिटली आप उसको बहुत स्पीड में बाय और सेल कर सकते हैं। और अगर आपका प्रॉफिट होता है तो आप प्रॉफिट कर सकते हैं, और लॉस होता है तो आपका लॉस हो सकता है। तो यही है बेसिक्स ऑफ डेरिवेटिव एंड फ्यूचर्स और ऑप्शंस क्या होते हैं, वो भी मैंने आपको बताया। हिस्ट्री पूरा बताया कि कौन कौन से साल में क्या क्या हुआ और कैसे वो डेरिवेटिव जो है वो फ्यूचर्स और ऑप्शंस के रूप में आए और किस तरीके से लोग पैसे जनरेट कर सकते हैं। सो हैप्पी इन्वेस्टिंग।